नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में करीब 200 लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम ने समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया। वहीं जमीन पर कब्जा करने से जुड़े मामले पर सीएम ने सख्त तेवर में कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों में डर बने। कन्नौज में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सपा के गठबंधन को लेकर निशाना साधा और नीतीश के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि नीतीश ने 9 बार दल बदले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में भाजपा सरकार फिर से बनने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सब मोदीमय है। सवाल आप अखिलेश पे नहीं बोलेंगे। 9 बार दल बदले हैं, गिना दूं? 9 बार दल बदले हैं, उनको आप नहीं कह सकते। बहुजन समाज पार्टी कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कहीं, उसको आप नहीं बोल सकते। अगर वो नीतीश जी कर रहे हैं तो सबको दिखाई दे रहा है। सवाल नीतीश जी का इसलिए और है क्योंकि उन्होंने 5 सालों में 4 बार ऐसी परिस्थितियां हमारी हैं। पहले कभी जो है लालू के साथ चले गए, फिर वापस बीजेपी, फिर वापस बीजेपी छोड़ के फिर लालू के साथ, अब वापस फिर बीजेपी। क्योंकि शाह साहब ने कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा बीजेपी के लिए बंद हो चुके हैं, उनका कभी स्वागत नहीं होगा। और कल फिर से एक हो गए, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने यही कहा था कि हम 17 के गठबंधन में जब कांग्रेस से हुआ तो सपा ने यही कहा कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया। अब फिर समझौते हो गए। समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर सीतापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश को घेरा। अखिलेश यादव के कारण ही नीतीश कुमार व ममता बनर्जी INDIA से बाहर हुए। ये बड़ी अन्य दल भी बाहर जाने की तैयारी में है। ये बातें उबुआपुर में जनसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस सपा में गठबंधन मुश्किल है, NDA की टक्कर में कोई नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कहा कि भगवान राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। ये 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। राम के प्रति आस्था की विजय हुई है। यादव के कारण ही नीतीश कुमार व ममता बनर्जी INDI से बाहर हुए हैं। अन्य दल भी बाहर जाने की तैयारी में हैं। मथुरा में सपा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। वहीं कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनीत पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। सपा जिला अध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह ने बताया कि नई कार्यकारिणी टीम लगातार सभी विधानसभाओं में काम कर रही है। लोगों को 2024 चुनाव के मद्देनजर PDA पखवाड़े के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तम जी की सरस्वती पर अनुमोदन हो चुका है कार्यकारिणी का और स्वीकृत हो चुकी है। और आज आप मथुरा जिले के सभी आप मीडिया के सामने हम अपनी समाजवादी पार्टी मथुरा जिले की कार्यकारिणी को घोषित कर रहे हैं। और सभी पदाधिकारी जो ऊपर से हमारी जो हमने लिस्ट भेजी थी, वो लिस्ट में जो स्वीकृति दी गई है, जो अनुमोदन किया गया है, आज हम सभी पदाधिकारियों को मनोनीत पत्र बांट रहे हैं। पहला मुख्य उद्देश्य आज प्रेस वार्ता का ये है हमारा। फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण इन लोगों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी। पदाधिकारी ने कहा कि सपा सरकार में प्रमाण पत्र जारी हुए थे। भाजपा सरकार न केवल शासनादेश जारी किया है। 17 शासन आदेश
जारी होने के बाद भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे हैं। हमारे समाज के मंत्री भी हैं, हमारे समाज के विधायक भी हैं, हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, प्रधान भी हैं, बीडीसी मेंबर भी हैं। जबकि धनगर से प्रधान, बीडीसी मेंबर और विधायक होने के बावजूद भी हम लोगों के प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जबकि सपा सरकार में जारी हुए थे, उसके बाद बंद हो गए। माननीय योगी जी ने भी हम लोगों को शासन आदेश जारी किए, उसके बाद भी अब जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 3 जनवरी को भी हम लोगों ने लखनऊ में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और कह दिया था अगर 15 दिन के अंदर हमारे प्रमाण पत्र नहीं जारी होंगे तो 29 जनवरी को हम लोग पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसलिए हो रहा है कि जितने हमें सर्टिफिकेट मिले वो सपा सरकार ने दिए थे। भाजपा सरकार ने आज तक एक सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो देना नहीं चाहते लेकिन टिकट दे देती हैं। जिनके सर्टिफिकेट मैंने उन्हें तो दे दे, लेकिन सर्टिफिकेट देने में उन्हें जाने खा मर्जी हो रही है। अब की बार हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा के प्रत्याशी कहीं पर हो उसे हराने का काम हमारा धनगर समाज करेगा। धनगर समाज के लोगों की ये लड़ाई है जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। अभी तो चक्का जाम ये तहसील टूंडला में हुआ है, जगह जगह पर होगा। सिकरारी है, टूंडला है, आपका पचोकरा है, रजावली है, एरी है, अबागढ़ है। इधर आपका टूंडला से निकलेंगे तो टोल पर हजरतपुर है, बागई है और मदावली है और तमाम जगह रोड जाम कर दिए जाएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब 24 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी हो गया है कि धनगर प्रमाण जारी किए जाएँ, इनकी जो स्थलीय जांच की जाए, वो आपस में इन लोगों से एक दूसरे से पूछा जाए कि ये नीकर हैं कि धनगर हैं। और इसी बात को लेकर के हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। धनगर समाज के लोगों में आक्रोश है और आए दिन हम लोगों के जो प्रमाण पत्र पिताजी का बन गया है, बाबा का नहीं बना है, बेटा का बन गया है, नाती का नहीं बना है, इस तरीके से प्रमाण पत्र कैंसिल हो रहे हैं। जिन लोगों के प्रमाण पत्र बन गए हैं उनके प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, इसलिए धनगर समाज के लोगों में आक्रोश है। खबर गोरखपुर से है, जहां विकास खंड खजनी पर जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं। 11 बजे से किसी भी ऑफिस का ताला तक नहीं खुला। ये हालत मुख्यमंत्री के घर की है, जहां पर 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है। वहीं विकासखंड अधिकारी रमेश शुक्ला के ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। ऐसे में फरियादी मायूस होकर वापस जा रहे हैं। यूपी SSSC ने एसओ और आरओ भर्ती का परिणाम पिछले 5 सालों से अटका रखा है, जिसकी वजह से बेरोजगार अभ्यर्थी दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और लगातार 90 दिनों से इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग तारीख पे तारीख दे रहा है। नाराज अभ्यर्थी पिकअप भवन में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने अभ्यर्थियों से मिलने से ही मना कर दिया। ये देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो आरओ के अभ्यर्थी हैं जो जिनका रिजल्ट आउट होना था वो रिजल्ट के लिए परेशान है। यहाँ पर यूपी SSSC के आयोग में आए थे और यहाँ पर सचिव ने मिलने के लिए इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया और इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन इनको गाड़ी में भरा जा रहा और भरकर इनको इको गार्डन भेजा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार या तो नौकरशाह काम करने के लिए तैयार नहीं है, इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए, इनका रिजल्ट घोषित करने के लिए यूपी SSSC तैयार नहीं है, या करना नहीं चाहता है, या तारीख पे तारीख दे रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ जहां योगी सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी रोज़ आयोग का चक्कर लगाने के लिए परेशान हैं। चक्कर लगाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को जबरन गाड़ी में भरकर, पुलिस की गाड़ी में भरकर, पुलिस की वैन में भरकर उनको धरना स्थल भेजा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना गंभीर मुद्दा परीक्षार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करना इस सरकार के लिए बिल्कुल ही गलत है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। सर, हम लोगों की भर्ती ये 2019 में आई थी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी की, और ये जो है 2022 में 22 मई 2022 को इसका पेपर हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इसमें पिछले 8 महीने हो गए, अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। जब भी हम लोग आयोग में आते हैं तो 7 महीने 8 महीने से ये कंटिन्यू ये बता रहे हैं 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब भी आते हैं 15 दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है, अगले महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है।
अब पता नहीं क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है। 5 साल कोई वक्त होता है सर, इतना टाइम बीत जाने पे हम लोग की सामाजिक, आर्थिक और हर तरीके से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मेंटल ये परीक्षा कब कराई गई थी, कितना दिन हो गया और आश्वासन क्या मिला? सर 22 मई 2022 को इसका परीक्षा हुआ था और 15 फरवरी 2023 में इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। 19 मई 2023 में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है और 8 महीने हो गए हैं, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं दिया जा रहा है। आयोग क्या कह रहा है? जो अधीनस्थ चयन आयोग है वो क्या बोल रहा है इस परीक्षा को लेकर, परिणाम को लेकर क्या कह रहा है? सर जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो यही आश्वासन मिलता है कि बस 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 8 महीने हो गए सर, अंतिम परिणाम अभी नहीं दिया जा रहा है। जबकि लोक सेवा आयोग में सर 8 महीने 9 दिन में प्री मेंस और इंटरव्यू करा के पूरा अंतिम परिणाम जारी करके रिजल्ट दे दिया जा रहा है। बिजनौर में पुलिस और आबकारी टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 350 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपी जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर आगरा से है, जहां राम सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के स्लाटर हाउस में गोवंश काटने को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं राम सेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर के चौराहों और सड़कों से पकड़ी गई गोवंश को ठेकेदार अल सुहाना लहाम फूड ने मिली भगत कर स्लाटर हाउस में गोवंश का कटान किया है। गोवंश के कटान को लेकर राम सेना के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। राम सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जंगी प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 7 करोड़ का आरोप आगरा की महापौर ने स्पष्ट अपने इंटरव्यू में कहा है कि 7 करोड़ का आरोप अजय यादव जी पे स्पष्ट हो गया। जांच चल रही है, जांच के बाद जब इस पूरी हो जाएगी तब बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने आएगा और ये आपको खुद ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो आवारा पशु पकड़ के नगर निगम ले जाता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है और वो कहाँ कट रहा है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला। 3 साल का बच्चा प्रतिबंधित है, वहाँ कट रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि आप कितना बड़ा घोटाला है। और इस पे लाम फूड और ये 2 कंपनी और अजय यादव जी की मिली भगत से बीफ को लेके भी नारे लगाए थे। उसमें कहीं ना कहीं गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं और जो आवारा पशु के तौर पर ये नगर निगम पकड़ के ले जाता है वो भी वहाँ कटे हैं। उसका भी मैंने आपको फुटेज जो मेरे हाथ में था वो वही था। तो लगातार बहुत बड़ी संख्या में ये गाड़ियाँ भी हैं और बाकायदा मैं कह रहा हूँ कि 2-3 महीने का इनका फुटेज निकाल लिया जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्लॉटर हाउस 1.5 साल से कोई बंद नहीं था, नियंत्रण चल रहा था। आगरा की जनता और मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा था कि स्लॉटर हाउस बंद है। स्लॉटर हाउस नियम अनुसार चलना सरकार से अनुमति है, मगर उसकी अनुमति नहीं थी, वो चल रहा था। और एक आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज का एक ये भोजन है, लगातार स्लॉटर हाउस बंद है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप उसको नियंत्रण कोई ऐसी व्यवस्था शासन को करनी चाहिए जिससे कि एक समाज को वंचित ना किया जा सके। जिस प्रकार से अवैध रूप से पशुओं को, वो भी बच्चों को, पशुओं के भैंस के बच्चों को जिस पर काटा जा रहा है, एक निंदनीय कार्य। और नगर निगम के अधिकारी जिस प्रकार इसमें लिप्त हैं, जिस शर्मनाक बात है कि सरकार के कर्मचारी इसमें लिप्त हैं और पलीता लगा रहे हैं योजनाओं में, एक निंदनीय है। हम योगी सरकार से मांग करते हैं, योगी जी से मांग करते हैं कि इस विषय पर सख्त कार्रवाई हो। जिस प्रकार से एक अजय यादव जो कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, जिन पर 7 करोड़ के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आगरा के मेयर द्वारा जो बताया गया है कि 7 करोड़ रुपए उन्होंने अवैध रूप से एक कंपनी से लिए हैं उनके स्लॉटर हाउस में पहुंचाने के बाद, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो स्लॉटर हाउस जो कि 15 महीने पहले ही नगर निगम द्वारा बंद कर दिया गया है, उसमें आज भी कटान हो रहा है, वहाँ से बिल पर्चे काटे जा रहे हैं, बिल अवैध रूप से कट रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो एक बड़ा कांड है, बड़ा नुकसान हो रहा है सरकार को। इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। और बीफ के लिए जो चल रहा है उसमें नारेबाजी भी करी है हम लोगों ने, मतलब जो चीज़ गलत है। भैंस के साथ साथ गाय के बच्चों को भी काटा जा रहा है और हम मांग करते हैं कि इस जीव हिंसा को रोका जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ करी जाए जो इसमें लिप्त है और उन फर्मों के खिलाफ की जाए जो इस तरीके से गलत और गैरकानूनी काम कर रहे हैं। अमरोहा जिला कलेक्ट्रेट में शहर कांग्रेस कमेटी ने सदर तहसील में फैल रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि रिटायर कर्मचारी होने के
भी सदर तहसील आकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हम खिलाफ किसी के नहीं हैं। एक सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर सरकार जब चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि जो लोगों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनका स्थानांतरण तुरंत किया जाए। हमने जिलाधिकारी महोदय से 20 दिसंबर को भी यही मांग की थी। हम सब लोग आज फिर दोबारा डीएम साहब से मिले 29 तारीख को, और हमने डीएम साहब से यह अनुरोध किया है कि जिन लोगों को तहसील अमरोहा के अंदर 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, रिटायरमेंट लोग आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं, जो उनका तहसील से कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट कर्मचारी उन लोगों ने रख रखे हैं, वो पूरा उत्पाद बचाए हुए हैं। किसी से राशन कार्ड पर पैसे की मांग कर रहे हैं, किसी से कुछ पे कर रहे हैं, किसी से कंबल पे कर रहे हैं, किसी से किसी चीज़ पे कर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए डीएम साहब से आज फिर अनुरोध किया गया है 29 तारीख को कि साहब आप तत्काल प्रभाव से इनका जो तहसील के पे पिछले 6-6, 7-7, 8-8 सालों से 10-10 सालों से 5-5 सालों से कुर्सियों पर जमे बैठे हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें उनका स्थानांतरण किसी अन्य तहसील में किया जाए, उनके यहाँ पर दूसरे कर्मचारी तैनात किए जाए। क्या आश्वासन दिया? हमने आश्वासन हमें दिया है कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो। अगर ये मामला नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन हो रहा है, हम धरने पे बैठेंगे, सड़क जाम। हमीरपुर में नव भारतीय किसान यूनियन ने 18 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आवारा पशुओं की सुरक्षा और एमएसपी पर कानून बनाए जाने से लेकर तमाम क्षेत्रीय समस्याएं शामिल हैं। साथ ही काफी समय से रुकी वृद्धा और विधवा पेंशन चालू किए जाने की भी मांग की गई है। जो ऋण है तो पहले ऋण माफी किया जाए, और उनका जो गौशाला द्वारा गौ माताएं हैरान कर रही हैं उनको बंदोबस्त कराया जाए, और किसानों की जो पेंशन बंद की गई है उनको पेंशन लागू की जाए, और जो विद्युत 300 यूनिट हर राज्यों में लागू है वो अपने राज्य में लागू कराई जाए, और जो मनरेगा द्वारा ग्राम सचिव प्रधान जो ये काम भ्रष्टाचार मचा रखा है इनको रोक करके जांच कराई जाए। और हमारी यही मांग है जो किसान की जो रेल के डिब्बे जनरल बोगी घटाई गई उनकी मांग बढ़ाई जाए, जिससे जनता हमारी परेशान न हो। राजधानी लखनऊ में ई रिक्शा चलाने वालों को 31 जनवरी तक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जनवरी तक सत्यापन फॉर्म न जमा करने पर 1 फरवरी से रोज 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस मामले में जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल ई रिक्शा का संचालन सड़कों पर सही तरह से चलाने को लेकर यातायात पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस चालकों का सत्यापन करा रही है। इसके लिए ई रिक्शा चालक को सत्यापन फॉर्म दिए गए हैं। फॉर्म हर साल में 30 जनवरी तक भरकर अपने स्थानीय थाने में जमा करना है। अब तक 40,000 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जिनमें 7,000 फॉर्म ही अभी तक जमा किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम ने। ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे अहम रोल ई रिक्शा निभाता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह स्टैंड बनते जा रहे हैं। चौराहों पर प्रमुखता से बात की जाए, जो अधिकारी हैं वो ट्रैफिक व्यवस्था से निपटने के लिए अब ई रिक्शों के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ रहे हैं। इस अभियान में साफ तौर से कहा गया है कि ई रिक्शा के लिए अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म के आधार पर सभी ई रिक्शा को रूट दिया जाएगा। उस रूट पर सभी रिक्शा चलेंगे, और उस रूट पर अगर किसी तरह के जो ई रिक्शा हैं वो अगर नहीं चलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि बात की जाए लखनऊ पुलिस जिस तरीके से सड़कों पर खड़ी है, ये सड़कों पर खड़े रह करके जो ई रिक्शा चालक हैं उन सभी ई रिक्शा चालकों को एक फॉर्म भी देते हैं। लगभग जो अभी अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि कुछ 40,000 फॉर्म वो ई रिक्शा चालकों को बांटे गए हैं। उस ई रिक्शा चालकों को जिस तरीके से फॉर्म बांटे गए हैं उसके आधार पर यह कहा गया है कि सभी जो अपने मालिक का, ड्राइवर का पूरी तरीके से नाम उसमें अंकित करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 40,000 फॉर्म दिए गए, लेकिन अगर उसमें से जमा करने की बात की जाए तो केवल और केवल 7,000 फॉर्म अभी तक जमा किए गए हैं। उसके बाद जो अधिकारियों ने साफ तौर से निर्देश दिए, जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल का इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहना है कि जो भी रिक्शा चालक अगर उन फॉर्मों का, उन रूल्सों का पालन नहीं करता है तो पहले तो उसके खिलाफ 2,000 रुपये का चालान किया जाएगा। जब 4 बार उसके खिलाफ चालान होगा तो उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और अगर उसके बाद भी पालन नहीं करता है जाहिर सी बात है उसका ई रिक्शा भी सीज किया जाएगा। तस्वीर आपको जो सामने जो चौराहों की दिख रही होगी कि चौराहे पर साफ तौर से ई रिक्शे पूरी तरीके से ई रिक्शों का भरमार दी, और इन्हीं ई रिक्शों कई बार रूट दिए गए, कई जगह प्रतिबंधित किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये सभी प्रतिबंधित एरियाओं में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आए, और सक्रिय नजर आने के बाद पुलिस अपनी जो कार्रवाई करती रही उसमें भी कहीं ना कहीं ये पुलिस को चकमा देते हुए अपना जो रिक्शा है वो दौड़ाते रहे। कई रिक्शे ऐसे देखे गए जो पूरी तरीके से कंडम हो चुके, कंडम हो रिक्शे दौड़ रहे हैं, जिसको नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं, जिसके कारण कई हादसे भी देखने को मिले। उस हादसे में कई लोगों की
जान भी गई। अभी हाल ही की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें देखा गया था ई रिक्शे में सवार कुछ सवारियां घायल हुई क्योंकि वो सड़क हादसे का शिकार हुई थी और उस ई रिक्शे को एक नाबालिग चला रहा था। लेकिन इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से पुलिस अपना अभियान छेड़ रही है, तो वहीं आरटीओ ऑफिस की बात की जाए वो इस पर किसी तरह का कोई भी सख्ती बरतती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से कई सड़क व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नियम लागू किए जाते हैं, उन नियमों का कितना पालन होता है, या फिर ई रिक्शों के खिलाफ जिस तरीके से ये अभियान छेड़ा गया, ये इसका अभियान कितना सफल होता है और कितना इसका पालन होता है, ये आने वाला समय ही बताए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। मथुरा में लोकदल राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन ने राया से मथुरा की सौंख रोड तक रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में किसान सम्मान यात्रा में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि मथुरा की सड़कों पर लोकदल पंचायती राज संगठन ने किसान सम्मान यात्रा रैली निकालकर सभी विपक्षियों को चौंका दिया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने आह्वान किया है कि किसानों को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी है और सरकार दूसरी पार्टियों को सीबीआई का डर दिखा देती है। सभी किसान अब अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क से संसद तक जाएंगे, जिसमें किसान की 7 बिंदुओं की मांगों को सरकार पूरी करे। किसान को हक चाहिए। जिस दिन किसान को एमएसपी का मूल्य मिल जाएगा, देश में कानून एमएसपी का बनाया जाए जो किसान आंदोलन से तय किया था केंद्र सरकार ने। जब किसान आंदोलन से एमएसपी का कानून जो बनना चाहिए था बन जाएगा, जब एमएसपी लागू हो जाएगा तो देश का किसान 6,000 नहीं 10,000 रुपये केंद्र सरकार को दे देगा। वो गांव में शौचालय भी बनवा लेगा, आवास भी बनवा लेगा। महंगाई के हिसाब से, पिछले 25 साल की महंगाई के हिसाब से फसल का दाम तय होगा। सरकारी अफसर की तनख्वाह बढ़ेगी तो किसान के एमएसपी का भी मूल्य बढ़ेगा। किसान की फसलों का जब दाम बढ़ेगा तो किसान के बच्चे खेती करेंगे, किसान के बच्चे खेती करेंगे तो किसान के बच्चे गांव छोड़ के नहीं जाएंगे और खेती एक फायदे का सौदा होगी। इसलिए एमएसपी का कानून बनाने के लिए किसान सम्मान यात्रा लागू करी जा रही है कि किसान को एमएसपी चाहिए, किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। आगरा में थाना पिनाहट के पडुआपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई और युवक की हत्या की आशंका को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ परिजनों और ग्रामीणों ने नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस को युवक का क्षत-विक्षत शव मिला और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने कुछ लोगों पर युवक की हत्या करने का शक जताते हुए उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। बोलता है ऐसा सब बोल रहा है कि तुम्हारा 6 तारीख को लड़का नदी में कूद गया, तो 6 तारीख की बॉडी में और आज की बॉडी में फर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गुमशुदगी दर्ज कराई थी आपने? हाँ कराई थी 10 तारीख को। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, जाते थे थाने में, थोड़ी बहुत पूछताछ करके जाओ कल आना 11 बजे। कभी कहीं का केस, कभी कहीं से नॉल करते हमको 11 बजे से आज तक हमको 12 बजे बुलाया ही नहीं। 2 घंटा हमसे सही बात नहीं किया। हमने कुछ भी बोला है तो हमको सीधी एक ही बात बोलते कि जाओ तुम्हारे लड़के ने दारू पी के सुसाइड कर ली, चम्मिल में बॉडी मिलेगी इसको, कहीं मन जाओ चम्मिल में ढूंढो, चम्मिल में ढूंढो। अब आपने सब रख दिया है और मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? कि मतलब अब हमको बड़े अधिकारी की मांग। बच्चा दयालु जो इस गांव का रहने वाला है, उनका शव मिला था जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और इनके परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों की सर क्या मांग थी? इनकी मांग यही थी कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो जो इनकी क्वेरीज हैं, मतलब जो जो इनकी उसके बारे में इनको पूरा बताया जाए। अच्छा, जिस तरीके से लोगों में आक्रोश दिखाता आपने समझाया, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दिया है कि बहुत जल्दी जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और जो जो भी इनके बिंदु हैं उन पर जाँच की जाएगी, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के आलमबाग कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी कनौरा में बिजली कर्मियों से हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, एसडीओ, लाइनमैन, संविदाकर्मी और एसडीओ के ड्राइवर के साथ क्षेत्रीय लोगों ने मारपीट की थी। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
मथुरा के वृंदावन में धर्म रक्षा संघ के आह्वान पर श्री बालाजी सेवा आश्रम में साधु संतों ने अहम बैठक की। इस बैठक में संतों ने अयोध्या में बने राम मंदिर की तरह श्री कृष्ण मंदिर बनाने के लिए जन्मभूमि की लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की। संतों ने घोषणा करते हुए कहा कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को कोर्ट के साथ साथ सड़कों पर भी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के तौर पर शुरू किया जाएगा। एक बार नहीं दो बार साक्ष्य मिल चुके हैं। जैसे अयोध्या का मंदिर बनने से पहले जब सर्वे हुआ था वहाँ पर हिंदू राम मंदिर के साक्ष्य मिले थे। अभी ज्ञान वापी में अभी जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल भगवान शिव के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ मुस्लिम पक्ष से कि उनको बड़ा दिल दिखाते हुए और भाईचारा निभाते हुए जो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं उनसे अपना दावा छोड़ देना चाहिए और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मभूमि है, जिसमें आज के 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, कालांतर में टूटता बनता रहा। आज उस पर औरंगजेब के द्वारा जो ढांचा खड़ा किया गया है, मुस्लिम पक्ष अपने अनाधिकार जो चेष्टा कर रहा है उससे पीछे हटे और हिंदुओं का जो आराध्य का मंदिर है उनको सौंप दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सन्यासी होते हुए भी वैष्णव साधु संत के ठाकुर श्री राम लला का प्रतिष्ठा में तन मन धन को उसमें लगा करके विजय को जो प्राप्ति किया है और शासन को दिखाया है, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं दिखाया है। इसलिए सराहनीय हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर का प्रतिष्ठा तो होगा ही होगा, माने शासनहीन नहीं, अनुशासन के अंतर्गत होगा, जो किसी प्रकार से राग दोष भेदभाव नहीं हो सके। जिस प्रकार से अयोध्या में हुआ है शांति पूर्वक, इसी प्रकार से वृंदावन मथुरा भी होना चाहिए। मथुरा में राधा कृष्ण सेवा संस्थान ने अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद भजन संध्या का आयोजन किया। इस भजन संध्या में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की सुंदर झांकी निकाली गई। झांकी निकालने के बाद बच्चों ने गाने गाकर सभी का मन मोह लिया। वहीं इस आयोजन में राधा कृष्ण के साथ सभी ने होली भी खेली। ये तो कौन सा वार्षिक उत्सव है? श्री राधा कृष्ण ट्रस्ट सेवा की तरफ से पहला तो अच्छा, तो इसमें क्या क्या? राम जी की जो भजन संध्या और बाकी बाद सभी लोगों को प्रसाद उसमें झांकी भी निकाली जाएगी। झांकी निकाली गई राम सीता जी की, हनुमान जी की और राधा कृष्ण जी की। तो कैसा हर्षोल्लास रहा? बहुत बढ़िया, आनंदमय। जो सब लोग बड़े आनंद के साथ उल्लास के साथ क्या क्या कार्यक्रम हुआ है आज? भजन संध्या रखी गई है आज। और क्या कार्यक्रम हुआ? सब अच्छे से नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि हमारे राम जी अयोध्या आए हुए हैं। इस उपलक्ष्य में सब भावभोर होकर नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं संध्या का। जी कृष्ण समिति की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें क्या क्या झांकी निकाली गई थी? इसमें राम जी की झांकी। शब्द नहीं मिल रहे, कितना अच्छा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों के मन में बहुत हर्ष उल्लास है, इस वजह से नाच रहे हैं। और हमने राम जी और सीता जी के दर्शन किए और बजरंगबली की इतनी अच्छी छवि देखी कि बहुत आनंद आया। क्या क्या झांकी निकाली गई यहाँ पर? राम सीता जी की निकाली गई थी और हनुमान जी की और उनके भक्तों गणों की। क्या क्या भाग लिया इसमें? क्या क्या झांकी में भाग लिया? राम मंदिर की झांकी थी। राम मंदिर का आज की डेट में बहुत ज़्यादा राम मंदिर बहुत बढ़िया भव्य बना है। उसके कारण हुआ है, उसके कारण प्रतिष्ठा की गई। हम लोगों ने ये राम मंदिर के प्रतिष्ठा में आज पूरा प्रोग्राम किया, भजन संध्या करी, प्रसादी भी दी सब लोगों को। ठाकुर जी का सबको राम मंदिर के लिए ऐसे ही करता रहे। आज भगवान का ध्यान किया है, श्री राम के प्रभु के गुणगान किए हैं और सुंदर सुंदर झांकियों का आनंद लिया है। क्या क्या झांकी निकाली गई? श्री रामचंद्र भगवान की, श्री माता जानकी की और हनुमान जी की और उनकी बानर सेना की। यहाँ किस किस ने भाग लिया? सभी महिलाओं ने, सभी साथियों ने, सबने भाग लिया। सब मित्र मंडली ने हंसी खुशी झूम कर नाच कर साथ दिया। सहारनपुर के देवबंद में मौजूद कोतवाली क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने पर हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि युवक की शिनाख्त मायापुर गांव में रहने वाले राजन के तौर पर हुई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि 4 दिन पहले राजन के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट की थी, इसलिए उन्हें शक है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना यह हुई, असलम की सिरक में भतीजा काम कर रहा था 3 साल का लगातार, और मायापुर के लड़के आए, गुज्जर के जसवीर और जसवीर का लड़का सन्नी, और वो रणवीर का लड़का आशु, अक्षय और नीटू प्रधान साथ माया, और जी उनका ज्ञानवीर आशु, और महावीर का लड़का क्या नाम था, अंकुर है उसके लड़के का नाम है। ये लोग यहाँ मौजूद सब परसों छेद कभी गए और रात से मार कर टांग गए, मोबाइल ले गए और मोबाइल भी लेकर गए यहाँ पर। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अब तक हजारों लोगों की जानें गई हैं। वहीं इजरायल में भारी तबाही के बीच आधारभूत संरचना भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में इजरायल में 10,000 भारतीय श्रमिक भेजे जाएंगे, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ में श्रमिकों का इंटरव्यू चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध में जहां एक तरफ लोगों की जान गई, तो वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसको पूरा करने के लिए जो वहां पर श्रमिकों की संख्या है वो काफ़ी कम है, जिसके बाद इजराइल ने भारत सरकार से मजदूरों की मांग की, जिसमें उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक मांगे गए, जिसमें बात की जा रही है फिर चाहे कारपेंटर हो, वेल्डर हो या फिर जो अन्य राजगीर मिस्त्री हैं उनकी मांग की गई है। उसको लेकर के जो लखनऊ में अगर बात की जाए, लखनऊ के अलग अलग ITI कॉलेज में इंटरव्यू चल रहे हैं श्रमिकों के। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राजधानी लखनऊ का ITI अलीगंज का जो संस्थान है, वहाँ पर जो श्रमिक हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर उतरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ है उसको तैयार करने के लिए पूरी तरीके से वहाँ पर भेजे जाएंगे, और उसके बाद वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। और उसको देखने के लिए यहाँ पर जो इंटरव्यू हो रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है, उस टेस्टिंग को लेकर के यहाँ पर इजराइल के भी लोग मौजूद हैं, यहाँ ITI संस्थान के भी लोग मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हैं ये यूपी के अलग अलग जिलों से लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में यहाँ पर टेस्टिंग देंगे, और टेस्टिंग के बाद अगर सिलेक्ट होते हैं तो उस सिलेक्शन के बाद इन्हें इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल भेजने के साथ साथ अगर बातचीत की जाए कि इनके पास अगर पासपोर्ट नहीं होता है तो उसके लिए भी इनको समय दिया जाएगा। उस समय के आधार पर ये अपना पासपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद इनको वीज़ा दिया जाएगा, वीजे के बाद इजराइल भेजा जाएगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? देवरिया से। क्या काम करते हैं? सेटिंग कारपेंटर का। सेटिंग कारपेंटर है जी सर। यहाँ पर आए हैं, कब पहुँचे थे यहाँ पर, कितने समय से लाइन लगे हुए हैं? हम लोग 4 बजे आ गए थे भोर में। 4 बजे से आ गए। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं? बलिया जिला से। बलिया से। आप क्या करते हैं? सेटिंग कारपेंटर। सेटिंग कारपेंटर है। तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, सारी अलग अलग लाइन है, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें सेटिंग कारपेंटरों की लाइन अलग है, वेल्डरों की लाइनें अलग हैं, राजगीर मिस्त्रियों की बात की जाए तो उनकी लाइनें अलग हैं, और इसके साथ ही जो मजदूरों की बात की जाए उनकी भी लाइनें पूरी तरीके से अलग अलग रखी गई हैं। इस मामले को लेकर के अगर बातचीत की जाए ITI के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से जो टेस्टिंग एरिया है वहाँ पर जो इजराइल के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में यहाँ पर जो दूसरी लाइन भी आपको दिख रही है ये भी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। अगर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग किस काम के लिए इजराइल पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कारपेंटर लाइन की। ये बताइए क्या नाम होगा आपका? कमलेश साहनी। क्या करते हैं? कारपेंटर का काम। कारपेंटर का काम करते हैं। आज यहाँ पर आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, टेस्टिंग के लिए। कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से? छोटा मिर्जापुर से। अभी तक यहाँ पे किसी जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या आपके पास पासपोर्ट है? मैं 8 साल का रिटायर हूँ दुबई से। दुबई से रिटायर? 1.5 महीने पहले आया। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। आप भी कारपेंटर हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? बस वाराणसी से। हाँ। तो देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में पूरी तरीके से चारों तरफ केवल और केवल श्रमिक मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा, टेस्टिंग होगा, उस टेस्टिंग के बाद जब सिलेक्शन होगा तो उस सिलेक्शन के बाद यहाँ से लोगों को वीज़ा दिया जाएगा, वीज़ा के बाद उन्हें विदेश भेजा जाएगा, जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से उसका नुकसान हुआ है तो उसको पूरा करने का इन्हें काम भी मिलेगा। और काम मिलने के बाद जो बातचीत की जाए जिस तरीके से वीज़ा और पासपोर्ट की, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था लोग जो मज़दूर हैं, मज़दूर ब्रोकर के जरिए
विदेश जाते थे, विदेश पहुंचकर जिस तरीके से काम करते थे, काम भी उनको ना मिलता या नहीं मिलता। कई ऐसे मजदूर थे जो ठगी का शिकार भी होते थे। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो इन सभी मजदूरों को बाहर भेज रही है एक रोजगार को लेकर के, और रोजगार के बाद जो श्रमिक हैं उनमें भी काफ़ी इस मामले को लेकर उत्साह दिख रही है और उत्साह के बाद लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। कई श्रमिकों का तो यहाँ तक कहना है कि इतना वेतन तो सरहदों पर सुरक्षा कर रहे जवानों को भी नहीं मिलता जितना हमें सरकार के इस कदम की वजह से इजराइल में मिलने वाला है। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से और हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातें हुई हैं। जो भी लोग हमारे पहले तो विदेश जाते भी थे लोग, जो किसी ब्रोकर के थ्रू जाते थे और उनका वीज़ा के नाम पे, इन सब के नाम पे जो शोषण होता था, 2 लाख 2.5 लाख रुपए उनसे लोग शोषण करते थे, ले लेते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट खुद ही आगे आकर और कम से कम हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। इसमें 1,37,500 रुपये उनको यहाँ की करेंसी से सैलरी मिलेगी। जो श्रमिक हैं कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इसमें 4 प्रकार के कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जा रहे हैं। प्लास्टरिंग के लिए, टाइलिंग के लिए और बार बेंडिंग के हैं और कारपेंट्री वाले 4 टाइप के जा रहे हैं। तो उस टाइप के श्रमिक जा रहे हैं, सबका सैलरी एक समान ही है। और ये जो 23 से लेकर 30 तक चलेगा, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हमारे डायरेक्टर साहब जो कुणाल सिल्कू साहब हैं, उनको कहा गया था कराने के लिए। तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजों में, आईटी कॉलेज में, बीबीडी में 2-3 कॉलेज हैं, उनके अंडर यूनिवर्सिटी है वो। इसी तरह राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में हम लोग सर्वे किए, कहीं कोई तैयार नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमारे कुणाल सिल्कू सर ने, तो फिर हम लोग तैयार हुए, हमारी पूरी टीम जो है इसको करा रहे हैं। बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है। आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ आ जाती है, 3,000-4,000 अनकंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग मैनेज करके बड़े स्मूथली चल रहा है, करा रहे हैं। सब 10,000 श्रमिक मांगे गए हैं उत्तर प्रदेश से, और जैसे आपके पास जो श्रमिक सिलेक्ट हो रहे हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उनकी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? उनको पासपोर्ट बनाने का समय है, अभी उनका पासपोर्ट भी बनेगा, मेडिकल भी होगा, सब चीज़ क्लियर होगा तभी वो लोग जाएंगे। तो पासपोर्ट अर्जेंटली 3 दिन में भी बन जाता है, उसके 3500 रुपये फ़ीस जमा होते हैं। और बाकी बच्चे को बस अपना किराया दे के जाना है, वीज़ा भी वो लोग दे रहा है इजराइल गवर्नमेंट। इसमें मेन योगदान NSDC का है, हमारे NSDC के द्वारा ही जा रहे हैं। उनके अधिकारी मिस्टर अजय रैना जी आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार से जिस तरह से इजराइल सरकार ने 10,000 श्रमिकों की मांग की है, तो उसका इंटरव्यू लखनऊ के अलीगंज ITI में चल रहा है। हमारे पीछे की जो तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें यहाँ पर मजदूरों की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सभी मजदूर बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग लाइनें हैं। उन लाइनों का सामना करने के बाद उनको एक जो बैंड दिया जाता है, उस बैंड के बाद वो लाइनें अलग लगती हैं। हम आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ से अब मजदूरों की एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है, उस एरो के ऊपर लिखा हुआ है टेस्टिंग एरिया, यानी कि टेस्टिंग एरिया इसी दरवाजे से होते हुए लोग अंदर पहुँचते हैं। यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं मजदूरों को रोकने के लिए कि किसी तरह का कोई भी शख्स वैसे ना पहुँच पाए बिना उनके जो पास बने हुए हैं। इनके जो आप ID कार्ड देख रहे होंगे, ID कार्ड पर भी साफ तौर से लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल और जो टेस्टिंग साइट UP। तो यहाँ पर ये खड़े हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं, श्रमिक जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ से एंट्री देने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, क्या उनका प्रोसेस? उनके पास एक फाइनल जो है बैंड होता है, अलग अलग वर्क प्रोफाइल का अलग अलग बैंड होता है, और यहाँ से फाइनल एंट्री कराई जाती है। और अंदर जो है एग्जामिनेशन हॉल टाइप का है, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, प्रैक्टिकल टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। यही प्रोसेस है। अगर किसी के पास बैंड नहीं है, वो भी अगर यहाँ तक पहुँच गया, तो उसको कैसे समझाते हैं कि वो वापस जाए, और वो वापस जाने के बाद वो अपनी बात किसके पास रखे, फिर वहाँ से उसको टॉप बैंड मिले और फिर वो यहाँ तक आए? अगर बैंड नहीं होता है तो उसके अंदर फॉर्म के अंदर NSDC का नंबर ये चेक किया जाता है। अगर NSDC की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो उनको रजिस्ट्रेशन हॉल नंबर 2 में भेज दिया जाता है। और अगर उस फॉर्म में वेटिंग एरिया लिखा होता है तो उनको वेटिंग हॉल में भेज दिया जाता है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है तो उनको रजिस्ट्रेशन हॉल नंबर 1 में वापस भेज दिया जाता है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ से जो बैंड के बाद यहाँ से जो श्रमिक पहुँचते हैं, तो आपको ये आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे से होते हुए जो श्रमिक हैं वो पूरी तरीके से निकलते हैं। और श्रमिक इस कमरे से होते हुए जब आगे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो बात की जाए, जो इजराइल के लोग हैं, इजराइल के साथ साथ जो बात की जाए UP गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनकी पूरी टेस्टिंग ले रहे हैं, और टेस्टिंग के बाद उनको आगे की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। अगर जो टेस्टिंग में पास होते हैं तो उनको आगे के लिए पूरी रणनीति बताई जाती है कि
कैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे काम करेंगे। और अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम फिलहाल अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन अगर हम उस टेस्टिंग एरिया की जो तस्वीरों की बात करेंगे तो यहाँ से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये वो मजदूर यहाँ तक पहुँचे हैं जिनके पास वहाँ से फाइनल मिला, टॉप उनको जो बैंड दिया गया वो बैंड पहने और बैंड पहनने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ये लोग वहाँ पर जो सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं, यानी कि बात की जाए एक तरीके से इनका इम्तिहान हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है और उस इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। तो उस सिलेक्शन के बाद इनको आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी और उस प्रक्रिया में अगर बातचीत की जाए कि जिस तरीके से अगर इनके पास पासपोर्ट नहीं भी होता है तो पासपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो भी इनको समझाई जाएगी और उसके लिए भी यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो ITI कॉलेज में मौजूद हैं, जो कि इनकी प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे इनका पासपोर्ट जल्द से जल्द बनेगा और उसके बाद इनको वीज़ा हासिल होगा और वीज़ा हासिल होने के बाद इन्हें इजराइल भेजा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इजराइल हमास युद्ध। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।